स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अभी हमने जैसे पाठ आपको बताया कि पुस्तक जो अमर है, ये एक निबंध था। हमने बताया कि आप पुस्तकों को मिटाने की कितनी भी कोशिश कर लीजिए, वो हमेशा अपने नए रूप में हमारे सामने प्रकट ही हो जाती हैं। चाहे कई सदियों में हमने देखा, कई कहानियों में देखा कि हर तरीके से यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी तक जला दी गई, पुस्तकों का भंडार एकत्र कर करके जला दिया गया, चीन की दीवार में उनको चुनवा दिया गया। कुछ लोग हमने ऐसे देखे जिन्होंने पुस्तकों के लिए अपनी जान तक दे दी। तो ये सभी चीज़ें हमने इस पाठ में पढ़ी, जानी। अब कुछ क्वेश्चंस है। देखिए, पाठ आप हमेशा ध्यान से पढ़िएगा। जरूरी नहीं कि पाठ पुस्तक में जो प्रश्न दिए गए हैं आपसे सिर्फ उतने ही पूछे जाएं। आपके पाठ के मध्य से कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसलिए हमेशा जब भी कहीं पर भी आप जब भी पाठ पढ़ें, हमेशा ध्यान से पढ़ें, क्योंकि क्वेश्चन तो कहीं से भी बन सकते हैं। कहीं से भी उठा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। अब जैसे सी हांगटी कहाँ का राजा था, किस सदी का राजा था, पूछ लिया तो आप कब बताओगे? तो ये तब की बात थी जब चीन की दीवार बन रही थी, ये उस समय का राजा था। तो ये सब चीज़ें हमें बहुत ही ध्यान से जाननी और समझनी है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, घुमा फिरा कर पूछी जा सकती हैं, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़िएगा। क्या दिया हुआ है? पहला प्रश्न है, सी हांगटी के समय में पुस्तकें कैसे बनाई जाती थी? तो हमने जैसे बताया था, उस समय पुस्तकें कैसे बनती थी? उस समय पुस्तकें बनती थी लकड़ी के कुंदों पर। लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े रहते थे और उस पर खोद दिया जाता था। छोटे छोटे छेनी हथौड़ियों से, छोटी छोटी पतली पतली, उस पर उनसे खोद दिया जाता था और लिप बनाया जाता था। क्योंकि पहले कागज नहीं होते थे, छापे खाने नहीं थे, कहाँ छपती। जैसे आजकल हम लोग किताबें छोटी सी ले रहते हैं, पतले पतले पन्ने होते हैं, उनमें लिखा रहता है, लेकिन ऐसा नहीं था। कभी कोई तो किताब इतनी बड़ी होती थी कि उन्हें पत्थरों की जगह दीवार में चुनवाया गया था। तो इसलिए उस समय की किताबें कैसी थी? जैसे लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े थे, उन पर अक्षर खुदे रहते थे। तो क्या है, सी हांगटी के समय में पुस्तकें लकड़ी के टुकड़ों पर अक्षर खोदकर बनाई जाती थी। तो ये याद रखिएगा। ऐसे ही बहुत से, अब आपसे इसी में से क्वेश्चन ये बन सकता है, जिस तरीके से लकड़ी के टुकड़ों पर अक्षर खोद के पुस्तकें बनाई जाती थी, उसी तरीके से और क्या बनाया? तो ताम्रपत्र होते थे, तांबे के पत्तों पर छेनी हथौड़ी से अक्षर खोदे जाते थे। तो ये बहुत ऐसे तरीके हैं। पत्थरों पर शिलालेख हम लोग पढ़ते हैं ना, शिलालेख आप लोगों ने पढ़े होंगे। तो शिलालेख क्या होते हैं? शिलालेख पत्थरों पर अक्षरों की खुदाई से बनते हैं। तो ये कई तरीके होते हैं जानने की। तो हमने पाठ समझाते समय ये सब चीज़ें आपको समझाई थी, वही चीज़ें हम आपको रिपीट करें। ताम्रपत्र मतलब तांबे के पत्ते, तांबे की पतली पतली शीट्स होती हैं और उस पर खोद दिया जाता है। और आपके शिलालेख क्या होते हैं? पत्थर होते हैं, पत्थरों पर चीज़ें खोद दी जाती हैं, अक्षर खोद दिए जाते हैं, कभी कभी चित्र खोद दिए जाते हैं। आप जैसे देखते हो, आपने टीवी वगैरह में देखे होंगे कि जो ये पिरामिड्स हैं, पिरामिड्स के अंदर कहाँ है? पत्थरों के ऊपर डिज़ाइन बने हुए हैं, लिखे हुए हैं, चित्र बने हुए हैं। तो वो सब चीज़ें क्या हैं? वो खोद के बनाए गए हैं। तो वो शिलालेखों का ही एक रूप होता है। पाठ के आधार पर बताओ कि राजा को पुस्तकों से क्या खतरा था? उसको क्या खतरा था? वो पढ़ना लिखना जानता नहीं था और किसी पे विश्वास नहीं करता था। तो उसे लगता था कि कहीं इन पुस्तकों में मेरे खिलाफ बुरा भला तो नहीं लिखा है, जबकि वो उन पुस्तकों में उनके पूर्वज के बारे में ही अच्छा अच्छा लिखा था, लेकिन उसको विश्वास ही नहीं था किसी पे और खुद पढ़ता नहीं था। पढ़ना आता हो तब तो पढ़ता। तो इसलिए उसको इस चीज़ का खतरा था कि कहीं मेरे बारे में बुरा भला इन पुस्तकों में तो नहीं लिखा है, इसलिए उसे किताबों से नफरत थी। तो क्या दिया? राजा को पुस्तकों से इस बात का खतरा था कि कहीं इन पुस्तकों में सम्राट के बारे में बुरा भला ना लिखा हो, जिसके कारण उसकी लोकप्रियता में कमी आ जाए। यानी कि जो उसकी पब्लिसिटी है, जो इतना फेमस है, उसमें कहीं कमी ना आ जाए कि अगर उसकी बुराई लिखी गई होगी। अब क्या दिया है? पुराने समय से ही अनेक व्यक्तियों ने पुस्तकों को नष्ट करने का प्रयास किया। पाठ में से कोई 3 उदाहरण ढूंढ कर दिखाई दिए। तो हमने आपको उसमें कई उदाहरण दिए हैं। कई जगह जगह पुस्तकें नष्ट की गई। नालंदा विश्वविद्यालय जलाया गया। आपकी सिकंदरा में पांडुलिपियां जी थी, वो आक्रमणकारियों ने जला दी थी। आपका सी हांगटी ने पुस्तकें जला दी थी। तो कई उदाहरण आपके सामने, आप उनमें से कुछ उदाहरण उठा के आप इसमें यहाँ पर दे सकते हैं। तो कैसे दिया है? पुराने समय में अनेक व्यक्तियों द्वारा पुस्तकें नष्ट करने का प्रयास निम्नलिखित रूप में किए गए। जैसा पहला, सी हांगटी ने अपने राज्य की सभी पुस्तकों को जलवा दिया था, ये पहला उदाहरण था। दूसरा क्या था? आक्रमणकारियों ने नालंदा विश्वविद्यालय के विशाल पुस्तकालय के 3 विभागों को जलाकर
राख कर दिया था। जो पूरा बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था उसके जो पुस्तकालय था यानी कि लाइब्रेरी थी उसके 3 विभागों को जला दिया था। प्राचीन नगर सिकंदरा के एक बहुत बड़े पुस्तकालय को 7वीं शताब्दी में जानबूझकर जला दिया गया था। जानबूझकर क्यों जलाया गया था? वहां का जो जिसने जलाया था उसकी दलील क्या थी कि इन किताबों में जो कुछ लिखा हुआ है अगर वो हमारे धर्म ग्रंथों में नहीं है तो ये किताबें बेकार हैं, तो इनके रहने का कोई फायदा नहीं। और अगर जो इन किताबों में लिखा है वो हमारे धर्म ग्रंथों में है तो भी इन किताबों के रहने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो हम अपने धर्म ग्रंथों से पढ़ लेते हैं, तो इन किताबों की कोई जरूरत नहीं। तो इसलिए उसने इन किताबों को जला दिया था सिकंदरा में। जितनी भी पांडुलिपियां थी, लोग दूर दूर से आते थे पढ़ने के लिए। बार बार नष्ट करने की कोशिशों के बाद भी किताबें समाप्त नहीं हुई, क्यों? अब किताबें लिखता कौन है? किताबें मनुष्य लिखते हैं। उनकी सोच, उनकी भावनाएं, ज्ञान, अनुभव, सब कुछ ही तो किताबों में आता है। अब क्या होता है कि जैसे हमने अपनी सोच उतारी, किसी को अच्छी लगी तो उसने वो पढ़ी। अब पढ़ने के बाद क्या होगा? अब उसको अच्छी लगी तो उसके दिमाग में रह जाएगी, याद रह जाती है। उन सब चीज़ों को हम मेमोराइज कर लेते हैं, हमको याद रहती है। अब मान लीजिए सपोज वो किताब कहीं खो गई, नष्ट हो गई, तो जिसने पढ़ी वो मेमोराइज है अगर, तो उसको दोबारा लिखा जा सकता है। वो वही चीज़ों को डिट्टो वो लिख सकता है। तो अगर हमने ही वही चीज लिखी हुई है तो वो हमको नहीं नष्ट, हमारी सोच को नष्ट नहीं कर सकता। वो जो चीजें लिखी गई हैं सिर्फ उनको नष्ट कर सकता है, लेकिन वो दोबारा से आ जाती हैं, दोबारा लिख ली जाती हैं। तो यहाँ क्या दिया? बार बार नष्ट करने की कोशिशों के बाद भी किताबें समाप्त इसलिए नहीं हुई क्योंकि ये मनुष्य की चतुराई, अनुभव, भावना, कल्पना और दूरदृष्टि सबका समावेश होती। किताबों में क्या होता है? यही सब चीजें तो होती हैं। किताबें नष्ट करने मात्र से मनुष्य के ये गुण खत्म नहीं होते हैं। किताबें नष्ट कर दीजिए लेकिन इंसान के अंदर के गुण खत्म थोड़ी ना होंगे। नष्ट करने वालों को के खत्म होने के बाद भी किताबें पुनः बनी, मतलब जिन्होंने नष्ट किया वो तो नष्ट कर दी, लेकिन ये सारी चीजें मनुष्य के गुण में थी तो उसने फिर से किताबों की रचना कर दी। साथ ही कई पुस्तकें प्रेमियों को किताबें भी पूरी कंठस्थ होती थी। जो पुस्तक को बहुत प्यार करते थे उन्हें किताबें ज़बानी याद। कंठस्थ मतलब आप कहीं से पूछिए पेज नंबर 69 या पेज नंबर 120 पे ये पंक्ति क्या थी तो उनको तुरंत याद रहेगी और वो तुरंत आपको पढ़ के बता देंगे कि ये होगा। जो लोग बहुत अच्छे से, जिनको पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, उनके बारे में बात करें, वो इनको पूरी चीज़ें याद हो जाती हैं। अब तुम्हारी बात। अभी तक तो हमने पुस्तक से देखा जो पाठ से आधारित था। अब आपसे पूछा जा रहा है, क्या दिया है? किताबों को सुरक्षित रखने के लिए तुम क्या क्या करते हो? अब जैसे हम लोग के अभी भी सेशंस चेंज हो रहे हैं, अब नई क्लास में हम लोग जा रहे हैं, नई किताबें आएंगी, तो हम क्या करेंगे अपनी किताबों और कॉपियों को? या आपकी पहले की कोई बुक्स होंगी आपको बहुत प्रिय हैं, आपकी बहुत पहले से किताबें चली आ रही हैं, तो आप उसको क्या करते हैं? जैसे डिक्शनरी है, डिक्शनरी को अगर हम बहुत समय तक सेव करने की तो हम क्या करते हैं? हम उसे अच्छे से कवर करते हैं, हर जगह अच्छे उठा के रखते हैं, साफ रखते हैं, गंदा नहीं रखते, उसमें लिखते नहीं, बहुत सी चीज़ें रखते हैं जिन्हें हम सुरक्षित रखने के लिए किताबें करते हैं। तो वही सारी चीज़ें आपको लिखनी है। आप क्या क्या करते हैं किताबों को सुरक्षित रखने के लिए? किताबों को सुरक्षित रखने के लिए हम उसको कवर करते हैं ना, चढ़ाते हैं ताकि वो फटे नहीं। पुस्तकों को उनकी अलमीरा में रखते हैं, उन्हें मेज पर अच्छे से रख कर पढ़ते हैं। ये नहीं कि जहाँ किया वहाँ पढ़कर छोड़ दिया, कर दिया, ऐसा नहीं करते। हम उन्हें ध्यान से देखते और पढ़ते और समझते हैं। पुराने समय में किताबें कुछ लोगों तक ही सीमित थी। तुम्हारे विचार में किस चीज के आविष्कार से किताबें आम आदमी तक पहुंच सकी? पहले क्या होता था? बहुत सीमित जगह थी, तो किस चीज का आविष्कार हुआ जिसके कारण किताबें सब तक पहुंची? ये था आविष्कार छापे खाने का। जब छापे खाने आए तब किताबें छपनी शुरू हुई और बहुत सारे लोगों तक पहुंची चीजें, किताबें आम आदमियों तक पहुंचने लगी थी। क्यों? क्योंकि इनकी दामों में कमी आने लगी थी। तो क्या था? छपाई की मशीन के आविष्कार से किताबें आम आदमी तक पहुंच सकी। जब छपने लगे, छापे खाने खुलने लगे, भाई मशीन का आविष्कार हुआ, किताबें छपने लगी, तो फिर क्या हुआ? इससे किताबें ज्यादा जगह तक स्प्रेड होने लगी। इसके द्वारा किताबें बनाने में समय की बचत हुई, साथ ही किताबों के दाम में भी कमी आई और ये आम आदमी तक पहुंच सकी। तो मेन क्या था? छापने की मशीन। जब उसका आविष्कार हुआ तो किताबें सब तक पहुंच पाई।
सही शब्द भरो। देखिए व्याकरण से रिलेटेड कुछ चीजें आई हमारे सामने में। क्या है? साहित्य की दृष्टि से भारत का डैश महान है। तो क्या महान है? भूगोल महान है? नहीं, उसका अतीत महान है। यहाँ पे क्या आएगा आपका? उसका अतीत महान है। फिर उसके बाद है पुस्तकालय के 3 विभागों को जलाकर डैश कर दिया गया। गर्म कर दिया गया? नहीं, जलाकर राख कर दिया गया। जलाकर राख कर दिया गया। तो आपके सामने ऑप्शंस में दिए हैं, आपको सही शब्द चुनना है कि कौन सा शब्द इस जगह सही भरा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसे किताबों सहित डैश में दफना दिया गया। आकाश में तो हम दफना नहीं सकते, तो कहां पर आएगा? जमीन में दफना दिया गया। कागज ही जलता है, डैश तो उड़ जाते हैं। क्या उड़ जाते हैं? शब्द उड़ जाते हैं। ये फादर अकीबा का कहना था ना, उनके अंतिम वर्ड थे, उन्हें उनकी पांडित्यपूर्ण एक पुस्तक के साथ, प्रिय पुस्तक के साथ जला दिया गया था। तो उन्होंने बोला था कि कागज जल जाता है लेकिन शब्द तो उड़ जाते हैं। अब यहां के दिया है पढ़ो और समझो। शिल्प क्या होता है? शिल्प क्या कौन बनाता है? बनाता कौन है? शिल्पकार। गीत कौन गाता है? गीतकार। संगीत कौन बनाता है? संगीतकार। मूर्ति कौन बनाता है? मूर्तिकार। रचना कौन करता है? रचनाकार। उसी तरह कहानी कौन लिखता है? कहानीकार। रंग कौन करता है? रंगरेज। तो ये बहुत से शब्द हैं जिन्हें आपको कौन करता है इससे रिलेटेड रहेगा। अब कहानी की बात करते हैं। अब आपको एक कहानी लिखने के लिए बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? मान लो तुम एक किताब हो, नीचे दी गई जगह में अपनी कहानी लिखो। यानी कि कहानी का टॉपिक क्या है? मैं एक किताब हूं पुराने समय से। अब आप समझ लो, आपको अपनी कहानी लिखनी है और आप क्या हैं? एक किताब हैं। तो आपका जीवन कैसे शुरू हुआ, कैसे आपने नया नया रूप लेते गए, ये सब चीजें आप लिखेंगे ना। तो हमें किताब की कहानी तो पता ही है भाई, कैसे किताबें लिखी जाती थी, कैसे उनमें बदलाव आया, वही सब चीजें आपको लिखी। कैसे हम नष्ट करने की कोशिश की गई, वो सब चीजें पाठ के आधार पे आप एक कहानी बनाइए और यहाँ पर लिखिए। देखिए हमने एक छोटी सी कहानी आपके लिए बनाई है, चलिए देखते हैं क्या है। मैं एक किताब हूं पुराने समय से, मेरा और लोगों का अनन्य रिश्ता है। मेरी उत्पत्ति मनुष्य की जानकारियों को बांटने और सहेजने के लिए हुआ है। यानी कि मनुष्य की जो जानकारियां होती हैं उन्हें हम लोगों में, मेरे में वो सहेज ली जाती हैं और फिर बाद में हम सब में बांट देते हैं। शुरुआत में मेरा रूप ऐसा नहीं था जैसा आज है। शुरुआत में जानकारियां मौखिक रूप में रहती थी, बाद में भोजपत्र पर जानकारियां लिखी जाने लगी। मैंने बताया था ना, पेड़ के तने में तना होता था, उसकी छाल निकाल के उसे बहुत ही मेल्ट किया जाता था, उसको बोलते थे भोजपत्र। पहले लकड़ियों में होता था, बाद में उस पर लिखा जाने लगा और यहीं से मेरी शुरुआत हुई। मैं ग्राम को फैलाने और सहेजने का एक प्रमुख साधन बन गई। बाद में कागज के इजाद मुझे अभूतपूर्व गति प्रदान की। जब कागज का आविष्कार हुआ तो मेरी जो है गति बढ़ गई। इतने लंबे जीवन काल में मैंने कई चुनौतियों का सामना किया और धीरे धीरे मेरी उपयोगिता कम नहीं हुई, मेरी उपयोगिता बढ़ती ही गई और आगे आगे मैं बढ़ती रही। डिजिटल क्रांति के दौर में मेरा स्वरूप बदल रहा है और मैं और भी तीव्र गति से अपना ज्ञान बांटने के लिए तैयार हूँ। मतलब डिजिटल क्रांति हुई है, अब हर चीजें हमें अपने मोबाइल, लैपटॉप, टीवी पे चीजें देखने को मिलती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या हुआ है, मेरे रूप में कमी नहीं आई है। लोग मुझे अभी भी पढ़ते हैं, डिजिटली रूप में पढ़ते हैं लेकिन पढ़ते हैं। तो इस तरीके से इस पाठ के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स थे, पाठ से रिलेटेड हो, आपको करने हो, व्याकरण से रिलेटेड हो, मैंने सारे क्वेश्चंस आपको कराए। तो याद रखिए, पाठ को अच्छे से समझिए, पाठ के मध्य से कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप इजीली कर पाएंगे। तो यहीं पे ये पाठ समाप्त करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।